let us see what is meant by national income. The labor and the capital of the country, acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind. This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. This definition is given by Marshall. So according to Marshall, वो क्या कहते हैं, लेबर और कैपिटल जो भी है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब लैंड पे काम करके नेट एग्रीगेट कमोडिटीज और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. मटेरियल मतलब कमोडिटीज और इमटेरियल मतलब सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं, उनसे एनुअल इनकम जनरेट होता है या रेवेन्यू जनरेट होता है. तो एक साल भर के लिए जो भी इनकम जनरेट होता है उसे हम नेशनल नेट एनुअल इनकम या रेवेन्यू ऑफ द कंट्री और नेशनल डिविडेंड कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल. अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमिटी ऑफ इंडिया 1951, a national income estimate measures the volume of commodities and services turned out during the given period counted without duplication. मतलब जो भी सर्विसेज और कमोडिटीज एक गिवन पीरियड में प्रोड्यूस की जाती है उसे काउंट करते हैं विदाउट डुप्लीकेशन. तो उसे क्या कहते हैं हम, नेशनल इनकम. द नेशनल इनकम इज द कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज reduced to common basis by being measured in terms of money. जब कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में वो इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर करते हैं तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं. अकॉर्डिंग टू हिक्स, द नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं उनका मार्केट वैल्यू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम. thus it measures the monetary value of flow of output of final goods and services produced in the economy over period of time. एक given period में flow of out final goods and services उनके मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी में मेजर किया जाता है. तो ये सारे डेफिनेशंस को ध्यान रखते हुए हम शॉर्ट पॉइंट्स क्या कहते हैं, नेशनल इनकम इट इज द मॉनेटरी मेजर ऑफ, फर्स्ट इट इज अ मॉनेटरी मेजर मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर करते हैं. नेट वैल्यू ऑफ all products and services, it is the monetary measure of all product and services which are produced during a given period of time. Usually we calculate national income for a year and this is counted without duplication. Without duplication मतलब कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लीजिए तो वो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल्स होता है इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ भी एज अ फाइनल प्रोडक्ट काउंट करना है एग्रीकल्चर में, और फिर बाद में उसका प्रोसेसिंग जो होता है रॉ मटेरियल्स वो भी काउंट करना, तो उससे डुप्लीकेशन होता है. बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो भी इनकम है, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, दोनों कंसिडर किए जाते हैं. एंड इन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर्स, वॉट एवर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन ऑल्सो इन कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज, नए नए टूल्स, वो भी इंक्लूड किए जाते हैं. एंड नेट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. So what are the important terminologies used in national income? First we have to know what are final goods and what are the intermediate goods. Final goods are those goods which are sold to the final consumers during the year. मतलब given year में जो भी goods final consumers जो वो यूज करेंगे, फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होगा, उन्हें बेचते हैं, उससे हम फाइनल गुड्स कहते हैं. मतलब जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है तो वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस व्हिच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स यूज किए जाते हैं, मतलब सारे रॉ इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल, वो क्या हो जाएंगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स है. इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी ओनली take into account the final goods. Final goods are only considered. Second important term concept is monetary expression. National income is always expressed in monetary values of particular country under consideration. मतलब इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो रुपीज में काउंट किया जाएगा, अगर अमेरिका है तो वो डॉलर में काउंट. सो जो भी कंट्री का मॉनेटरी करेंसी है उसके हिसाब से, उसके
अमाउंट में एक्सप्रेस किया जाता है नेशनल इनकम. देन नेशनल इनकम इज द फ्लो कंसेप्ट. It is not the stock concept, it is the flow concept. And fourth most important point, current output. National income takes account only the value of currently produced goods and services. इस साल में जो प्रोड्यूस हुआ है उसी का ही अकाउंट रखते हैं, नॉट द सेकेंड हैंड गुड्स. मतलब अगर किसी ने सेकेंड हैंड बाइक परचेज की है तो वो एज ए इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होता, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले साल जब वो न्यू मार्केट से खरीदी गई थी उस वक्त रिकॉर्ड किया गया है. तो इससे फिर से अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा. सो सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. नेक्स्ट व्हाई वी स्टडी द नेशनल इनकम. फर्स्ट, टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो भी नेशन है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है वो एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम की जरूरत पड़ती है. देन टू नो हाउ फार द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव. अगर एक गवर्नमेंट है उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं 5 ईयर प्लान्स में कि इस 5 इयर्स में हम ये अचीव करें, तो वो ग्रोथ अचीव की गई है या नहीं वो स्टडी करने के लिए नेशनल इनकम जरूरी होता है. देन टू नो द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स टू द नेशनल इकोनॉमी. वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जो है वो हर एक सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल नेशनल इनकम में वो स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है. So the productive sectors of economy are divided into 3 sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector में क्या आता है? Agriculture and allied activities, forest, fishing, mining, वो primary sector में आते हैं. Secondary sector में सारे industries आते हैं, manufacturing, electricity, gas, water supply, construction industries. जो भी industries है वो secondary sector में. और tertiary sector में services आते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सर्विसेज जो है वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं. तो दीज आर द 3 प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट विल स्टडी द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जो भी इनकम है वो सर्कुलर फ्लो होता है, मतलब एक यूनिट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे यूनिट का इनकम होगा. ये जो स्पेंड करेगा वो इनका इनकम हो जाएगा और ये जो स्पेंड करेंगे वो इनका इनकम हो जाएगा. सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो. एक्सपेंडिचर ऑफ वन यूनिट इज द इनकम ऑफ अनदर यूनिट. So their economy is composed of various agents, like household, government, firms, foreign markets. These are the different agents in an economy. So first let us see the simplest form, circular flow of income in two sector economy. It is the simplest form of economy which consists of only two agents, household and business firm. So इसके assumptions क्या है? There is no role of government. Two sector simple economy, government का कोई role नहीं. Economy is closed. Economy is closed मतलब foreign market यहाँ involved नहीं है. And no saving by household and business firm. Saving नहीं होता, जो भी आता है वो spend करते. These are the assumptions. Then let us see the circular flow of income. Now households जो क्या होता है वो factors of production देते हैं business firm के लिए, जैसे land, labor, capital, ये सारे household provide करते हैं business firm के लिए. In return business firm क्या करता है, वो goods and services produce करते हैं. Also they will pay for wages, जो भी labor, rent, land है उनके payment, जैसे wage, factor payment, rent, वो सारे business firm household को देते हैं. फ्लो ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है वो किसके लिए होते हैं, वो हाउस के लिए होते हैं. मतलब सारे हाउस जो होते हैं इकोनॉमी में उनके लिए होता है. सो यहाँ वेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड ऑल्सो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और एक चीज हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म जाती है वो है स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज करते हैं तो उनके लिए वो पे करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हाउस होल्ड टू business. So from household to business firm, what all will go? First will go factors of production and whatever money is needed to purchase goods and services. From business firm to household, wages and payment, factor payments, and also goods and services. So this is the circular flow of income. Now suppose if we introduce saving and investment, if we leave the assumption that the firms or household, they go for saving and investment.
So we'll introduce the saving and investment identity. Now expenditure side, what we'll have? Y is nothing but the income. This is the national income or output. On expenditure side, what we will have? Income will be equal to consumption plus investment expenditure. Consumption expenditure plus investment expenditure. And on income side, we'll have our total income will be equal to consumption expenditure plus saving. This will be our income side. So from both these equations, y is equal to c plus I and y is equal to c plus s. So this is equal. So y is equal to c plus I and also y is equal to c plus s. So c plus s will be equal to c plus I. So c will get cancelled and investment is equal to saving. This will the condition we get. This is the equilibrium condition where investment will be equal to saving in case of two sector economy. Now we'll see the three sector economy. Now let government also participate in the economy. That time what will happen? Households, these will pay taxes to government, and in return government will pay wages and salaries for all the government employees. In case of government and business firm they will pay taxes to government and government will purchase some goods from the business firm. Then business firm and household, business firm they will get this factors of production from household. So for that they will make factor payments, and also there is flow of goods and services. And here one more unit is financial markets. Now here household they will save money in the financial market, that is bank, and in turn bank will use that savings to give loans for the business firm as a investment. This is circular flow of income in three sector economy. If we take the look into algebraic form of this, now total expenditure equation will be equal to consumption expenditure C, investment expenditure I, and G is the government expenditure. This is our expenditure equation. And income equation will be Y is equal to C, that is consumption expenditure plus saving plus tax. So at equilibrium our expenditure will be equal to income, E will be equal to I, that is C plus I plus G will be equal to C plus S plus T. Now C gets cancelled. We have I plus G is equal to S plus T. If we rearrange this, G minus T will be equal to S minus I. G is nothing here, government expenditure minus taxes will be equal to saving minus investment expenditure. This is the equilibrium point in three sector economy. Then we will see the four sector economy. In four sector economy we will have household, government, business firm and foreign goods or foreign market. So as we have seen in three sector, from household tax payment is done to government, and from government wages and salaries are earned by household. Same like in business firm pays tax to government and in return government will purchase goods. Now in case of foreign goods household they will provide the factors of production in foreign market, and in return they will get the foreign goods. In case of business firm, receipts for expenses whatever that the foreign market will pay for the business firm, and for importing goods from foreign market they will have to make payment. Business firm has to make payment. This is the fourth sector flow of income. Now if we take the algebraic form, here in four sector we have included the foreign sector. So our total expenditure will be E is equal to C, that is consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net income from abroad, that is export minus import. And income equation we have Y is equal to C plus S plus T. C is the consumption expenditure, S is the savings and T is the taxes. At equilibrium we know income will be equal to expenditure. So we have C plus G will have C plus I plus G plus X minus M will be equal to C plus S plus tax, that is T. So this will become C plus G. If we rearrange this, we get C plus I plus G. Here we have to include I.
P plus I plus G plus X minus M will be equal to C plus S plus T. So our C will get cancelled and it will be equal to I plus G plus net income from foreign plus is equal to saving plus taxes. So this is the equilibrium point. Now there are some concepts of national income. First is the gross national product, also known as GNP. It refers to aggregate money value of all final goods and services produced in a year in a country. So it refers to whatever money value of all final goods and services produced in a given year in a given country. So it is the GNP is the personal consumption expenditure plus government purchase of goods and services plus gross private domestic investment, that is IG, plus export of goods and services less the imports of goods and services. So we can write the formula GNP is equal to consumption expenditure plus private domestic investment plus the government expenditure plus the net income from abroad. This will give the gross national product. Then gross domestic product. It is the total value at market price of all final goods and services produced within the domestic boundary of the country. Within the country border जो भी goods and services produce होते हैं उसके monetary value जो होगा वो gross domestic product होगा. So यहाँ net factor from abroad, that is difference between import and export, is not considered. So GDP at market price will be equal to GNP at market price minus net factor from abroad. Next we have the net national product or NNP. It is obtained by subtracting depreciation from GNP. It is also known as national income at market price. So NNP will be equal to GNP minus depreciation. Depreciation is nothing but the deduction in the value of fixed assets because of wear and tear. Then national income at factor cost. We have seen national income at market price. Now national income at factor cost is also known as national income of the country. National income at factor cost is defined as sum of all incomes earned by the resource supplier of the country during a given year. जो भी एक given year considered year है उसमें resource supplier जो है वो कितना income earn करेगा उसे हम क्या कह सकते हैं national income at factor cost. It is given by national income. NI at factor cost will be equal to NNP minus indirect tax plus subsidies. So this is the formula for calculating national income at factor cost. Next we have the personal income. Personal income is the total amount of money actually received by individual from all resources during the particular year. जो भी टोटल इनकम एक इंडिविजुअल रिसीव करता है एक ईयर में उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं. तो इट एक्सक्लूड्स, उसमें क्या क्या नहीं होता. फर्स्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. एंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम. On the other hand, it includes other items of income received by individuals which are not currently earned, like old pension, unemployment dole. These are called as transfer payments. या ट्रांसफर पेमेंट्स पर्सनल इनकम में इंक्लूड की जाते हैं. सो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला का क्या होगा? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस social security contribution plus transfer payment. This is the formula of personal income. Then next we have the disposable income. It is defined as income which is actually left with the consumer for consumption after paying the personal taxes. पर्सनल टैक्स पे करने के बाद इंडिविजुअल के पास जो भी इनकम रहेगा उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं. सो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस. इट इज ऑल्सो गिवन एज disposable income is equal to consumption expenditure plus saving or consumption expenditure plus investment. Next we have per capita income. Per capita income means national income is divided by the population of the country. It is called as the per capita income or average income per head. Per capita of income is rough index of standard of living of the country.
Now next we will see measurement of national income. National income is measured by three methods: output or production method, income method, and expenditure method. So let us see one by one. Output or production method or value added method. In this method, approaches are done for national income calculation from आउटपुट साइड. आउटपुट साइड में आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री या सर्विसेज का वो काउंट किया जाता है, इसलिए ये आउटपुट साइड को कंसीडर करते हैं. अंडर दिस मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. और हर एक सर्विसेज से जो भी प्रोडक्ट टोटल कमोडिटीज या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है इन अ गिवन ईयर वो ऐड की जाती है और उससे नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द सेक्टर्स इज कैलकुलेटेड. To arrive at the net value of production of a given industry, intermediate goods purchased by producer of this industry are deducted from the gross value of production. जो भी टोटल उनका प्रोडक्शन है, टोटल इनकम है इंडस्ट्री से, उसमें से क्या माइनस किया जाता है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किए जाते हैं उसकी वैल्यू माइनस की जाती है. देन एग्रीगेट और नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑल इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड विल गिव द जीएनपी. जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नेट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड दैट विल गिव द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. देन आउटपुट मेथड कब यूज कर सकते हैं, जब हर साल सेंसिस होते हैं, प्रोडक्शन का सेंसिस होता है, उस वक्त हम आउटपुट मेथड यूज कर सकते हैं. देन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज हर एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो बताने के लिए ये मेथड यूजफुल है. मतलब एग्रीकल्चर से कितना इनकम आ रहा है, सर्विस सेक्टर से कितना आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना आ रहा है, ये पता लगने के में हेल्प करता है. सेकेंड मेथड इज द इनकम मेथड. यहाँ क्या होता है, इस मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे फोकस दिया जाता है. इन आउटपुट मेथड income. In output method we have seen the output side, and in income method we will see the distribution side. According to this method, national income is obtained by summing up the incomes of all individuals of the country. जो भी सारे individuals है उनका income add करके हमें national income मिलेगा. This is calculated by adding rent of the land, wages and salaries of people, interest on capital, profits of entrepreneurs and income of self-employed people. So this will give you the national income of the country. This method of estimating national income has great advantage of indicating the distribution of national income among the different income groups such as landlords, capitalistic, workers. जो भी workers है उनका शेयर कितना है, उनके पास कितना इनकम जाता है, कैपिटलिस्ट या लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उनका इनकम क्या है वो जानने के लिए ये मेथड यूजफुल होगा. थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड. इन दिस national income is obtained by adding all the expenditures made on goods and services during the year. एक इंसान से गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा होता है वो ऐसे सारे इंडिविजुअल्स का ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है. नेशनल इनकम इज फाउंड बाय एडिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, प्राइवेट बिजनेस, एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज by individual and household denoted by C. So this is the personal consumption. Personal consumption is denoted by C. Then expenditure on private business enterprise on capital goods and making addition to inventory on stocks in the year. This is called as gross domestic private investment denoted by E. जो भी investment expenditure है वो denote किया I से denote किया जाता है. Then next we have government expenditure on goods and services which is denoted by G. जो भी गवर्नमेंट स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज में उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी. नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेंडिचर मेड बाय फॉरेनर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल इकोनॉमी ओवर एंड अबव व्हाट इकोनॉमी स्पेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ फॉरेन कंट्रीज. मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है इस मेथड में. सो जीडीपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड इज सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस इन्वेस्टमेंट plus investment plus government expenditure plus net foreign exchange. So this is the formula to calculate GDP according to the expenditure method.
If all these three methods is calculated properly, then national income from these all three methods will give the same result. Then there are some difficulties in measuring of national income. First is there are many goods and services produced in a country and which do not have the accurate market price. एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, उनका MRP पे प्राइस नहीं फिक्स होता, वो डिमांड एंड सप्लाई, सो वहाँ प्राइस एक्यूरेट नहीं होता, तो उस वक्त में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है. तो इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस, हमारे पास कंट्री में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं रहती. तो डिग्री ऑफ डबल काउंटिंग विल बी देयर. सेकेंड हैंड परचेज किया है या फिर शेयर्स परचेज किया तो वो एक इनकम में काउंट नहीं होता, बिकॉज ये ऑलरेडी काउंटेड है प्रीवियस में, तो यहाँ डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है. देन नॉन अवेबिलिटी ऑफ रियलेबल स्टैटिस्टिक, जो भी डाटा लगेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वो 100% मिलेगा ऐसा नहीं है. देयर इज वेरी नॉन अवेबिलिटी ऑफ डाटा. Then various non-marketed services are not included in the national income. For example, हाउसवाइफ की जो भी वर्क है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, लेकिन दैट इज ऑल्सो द वर्क which saves the expenditure. Instead of keeping other lady for work in home, these women's work, so this is the reduction in the expenditure, but this is not counted in the calculation of national income. Then individuals do not keep the correct account of their consumption. अपने कंजम्पशन का उनके पास कोई भी करेक्ट अकाउंट नहीं रहता. Then नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस या इंडस्ट्रियल सेक्टर से पॉल्यूशन हो रहा है या फिर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान उसका काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो काउंट होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम होने वाली है. तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज शुड बी काउंटेड, बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट इंक्लूडेड. Then the problem of black money in the economy. This is also difficult in measurement of national income. Then we'll see what are the uses of national income. First use is that it shows how income is earned and spent. That is, it shows the distribution of income among rent, wage, interest and profit. Second is per capita income will indicate whether the country is making economic progress or not. Higher the per capita income, higher is the economic development. And it is important instrument of economic planning. Based on national income, further economic planning जो है वो की जाती है. And it is also important in assessing the taxable capacity of people. हर एक इंडिविजुअल या हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर इनकम वो टैक्स उनका फिक्स होता है. सो दिस विल हेल्प देम. Then it is useful to compare the material standards of living of people in two countries. अगर हमें नेशनल का इनकम पता है तो उस आधारित पे टू कंट्रीज के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है. नेक्स्ट वी हैव सम फॉर्मूलाज. NNP at market price will be equal to GNP at market price minus depreciation. GDP at market price will be equal to GNP at market price minus net factor income from abroad. Then net domestic product is equal to gross domestic product at market price minus depreciation. GNP at factor cost is equal to GNP at market price minus net indirect tax. NNP at factor cost is equal to GNP at factor cost minus depreciation. GDP at factor cost is GDP at market price minus net indirect tax. And NDP, that is net domestic product at factor cost, is equal to GDP at factor cost minus depreciation. And per capita income is equal to national income divided by total population. These are some formulas in case of national